गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम मुद्रा क्या होती है और मुद्रा पूर्ति की माप भारत में कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा क्या होती है। मुद्रा की ऐसी कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मुद्रा जो भी कार्य करती है उसके आधार पर हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मान लीजिए एक 100 रुपए का नोट है, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए उसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है? आप उसको बाजार में ले जाएंगे और उसके बदले में कोई वस्तु खरीद के लाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रा ने किस चीज में सहयोग किया? मुद्रा ने विनिमय में सहयोग किया, और इसीलिए इसने कौन सा फंक्शन किया, कौन सा कार्य किया? विनिमय के माध्यम का कार्य किया। आपके लिए वो 100 रुपए का नोट अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं रखता था, लेकिन अब आप मार्केट में गए, आपने उस 100 रुपए के नोट से राइस खरीद के, चावल खरीद के लेके आए, तो वो चावल आपके लिए उपयोगी है। तो इसीलिए मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का कार्य करती है मुद्रा। और विनिमय के माध्यम कार्य तभी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में एक से अधिक इकोनॉमिक एजेंट्स या फिर आर्थिक इकाइयां हो। मान लीजिए आप एक किसी आइसोलेटेड आइलैंड में रहते हैं, किसी द्वीप पे रहते हैं, वहां पे आपका बाहर के किसी भी जगह से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप अकेले रह रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? खुद का भोजन खुद ही उगाएंगे, कॉटन उगा के अपने लिए ही कपड़े वीव करेंगे, बुनेंगे, और उसके अलावा अपने लिए ही झोपड़ी या घर बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपके पास वो 100 रुपए का नोट उस आइलैंड में है, तो उसकी उपयोगिता क्या है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप वस्तुओं सेवाओं का विनिमय कर सके। तो इसीलिए मुद्रा विनिमय के माध्यम में उस स्थान पर कार्य करती है जहां पर एक से अधिक इकोनॉमिक इकाइयां या आर्थिक इकाइयां होती हैं। दूसरा होता है, अगर आप मार्केट गए, आप एक मान लीजिए ज्वेलरी शॉप पे गए, वहां पे बहुत सारी ज्वेलरीज होती हैं। डायमंड की ज्वेलरी होगी, सिल्वर की ज्वेलरी होगी, गोल्ड ज्वेलरी होगी। तो आप जानते हैं कि जो डायमंड या हीरे की जो ज्वेलरी होती है वो ज्यादा महंगी होती है और चांदी की ज्वेलरी कम महंगी होती है। तो आपने कैसे इस चीज को पता लगाएंगे कि वास्तव में ये अधिक मूल्यवान है और ये वस्तु कम मूल्यवान है? इसके लिए हम दोनों ही वस्तुओं की मुद्रा के रूप में कीमत निर्धारित कर लेते हैं। जिस वस्तु की कीमत अधिक हो गई मुद्रा के रूप में, वो अधिक मूल्यवान हो गई, और जिस वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में कम हो गई, वो कम मूल्यवान हो गई। दैट मीन्स मुद्रा ने एक यार्ड स्टिक या मेजरिंग रॉड का काम किया है, जिसके अगेंस्ट हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापन करते हैं। तो मुद्रा का जो दूसरा कार्य होता है उसे बोलते हैं, वो है मूल्य का मापदंड। अब हमारे पास जब मुद्रा आती है, जैसे हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, या फिर आप या तो इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर आपकी पॉकेट मनी आपको पेरेंट्स से मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या पूरी की पूरी इनकम को खर्च कर देते? नहीं, हम पूरी वस्तु जितनी भी हमारी आय आती है उसको हम पूरा का पूरा व्यय नहीं करते हैं, उसका थोड़ा सा भाग हम बचा लेते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपए है और मैं उसमें से 7,000 रुपए खर्च कर दूंगी और 3,000 रुपए को बचा लूंगी। ये 3,000 जो मैंने बचा के अपने बैंक अकाउंट में डाले हैं, वो क्यों डाले हैं? क्यों? जिससे मेरा भविष्य सिक्योर हो सके, भविष्य सुरक्षित हो सके। तो मैंने क्या किया, वो जो 3,000 की जो परचेजिंग पावर आज में थी, दैट मीन्स उस 3,000 से जो वस्तु मैं खरीद सकती थी उसे ना खरीद कर उसकी जो क्रय शक्ति थी, परचेजिंग पावर थी, उसको हमने भविष्य में के लिए स्टोर करके रखा, संचय करके रखा, जिससे उस 3,000 रुपए को मैं भविष्य में प्रयोग कर सकूं वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए। तो यहाँ मुद्रा ने क्या कार्य किया है? मुद्रा ने मूल्य के संचय का कार्य किया है। तो तीसरा कार्य हो गया मूल्य का संचय। मान लीजिए अगर आपने कोई वस्तु उगाई, आपने गेहूं उगाया
और 1000 किलो गेहूं उगाया, क्या आपका परिवार एक वर्ष में 1000 किलो गेहूं खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो आप क्या करेंगे? अगर मुद्रा होगी तो आपने उसको मार्केट में बेच दिया और उसके बदले में आपने मुद्रा ले ली। लेकिन मान लीजिए एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मुद्रा है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस 1000 गेहूं में से जितना आपने प्रयोग करना है साल भर में, उससे आपने अलग रख दिया, बाकी को आपने एक जगह स्टोर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? एक तो आपको एक बहुत बड़ा स्थान चाहिए होगा उतने सारे गेहूं को स्टोर करने के लिए। दूसरी समस्या क्या आएगी कि गेहूं की जो एक लाइफ स्पैन होता है, समय सीमा होती है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो आप इसे बहुत समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको उसको 20 साल बाद प्रयोग करना है, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम वस्तुओं के रूप में मूल्य को संचय नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा ने ये समस्या सॉल्व कर दी है और अब हम वस्तुओं की बिक्री करके उसके बदले में मुद्रा प्राप्त करते हैं। उस मुद्रा को अपने बैंक अकाउंट में रख देंगे, जिससे हम उसका प्रयोग भविष्य में कर सकते हैं। तो यहाँ मुद्रा ने क्या कार्य किया? मूल्य के संचय का। तो मुद्रा के इन 3 कार्यों के आधार पर हम मुद्रा को परिभाषित कर सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, जो वस्तुओं के मूल्य के को मापने का कार्य करती है तथा मूल्य का संचय भी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, उसने मुद्रा को निम्न रूप से परिभाषित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मनी इज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड thus a lubricant that facilitates exchange। अर्थात मुद्रा एक भुगतान का माध्यम है जो विनिमय में सहयोग करती है, उसे आसान बनाती है। It also acts as a store of value and unit of account। यह मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है और मूल्य के मापदंड का भी कार्य करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय बिंदु पर मुद्रा की मात्रा अर्थात स्टॉक को दर्शाती है। तो इसमें हमने 2 चीजें इस डेफिनेशन में आती हैं कि मुद्रा पूर्ति, जिसे हम मनी सप्लाई कहेंगे, वो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में स्टॉक होता है। किस चीज का स्टॉक होता है? मुद्रा का स्टॉक होता है, जो कैसे मापा जाता है? एक समय बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी मुद्रा होती है, मुद्रा पूर्ति के घटक होते हैं नोट और सिक्के तथा मांग जमाएं, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो जितनी भी मुद्रा अर्थव्यवस्था में होती है, उसका कितना स्टॉक उपस्थित है, उसे हम मुद्रा पूर्ति कहते हैं। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम स्टॉक और फ्लो चर के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। स्टॉक चर वो चर होते हैं जिनका माप किसी एक समय बिंदु पर किया जाता है, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। जैसे इस समय मेरे पास कितने मार्कर का स्टॉक है, तो मेरे हाथ में 2 मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर का स्टॉक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो भी स्टॉक चर होते हैं, स्टॉक वेरिएबल होते हैं, उन्हें एक समय बिंदु पर मापा जाता है और इसमें कोई भी टाइम डिमेंशन नहीं होता। एक बिंदु होता है वक्त का, बस उसी बिंदु पर जो चीज उपस्थित है वही हम मापते हैं। दूसरी तरह के चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रवाह चर। वो प्रवाह चर किसी समय सीमा या समयावधि के बीच में उसे हम मापते हैं। दैट इज, एक समय बिंदु तथा दूसरे समय बिंदु के बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी परिवर्तन हुए हैं, वो प्रवाह को दर्शाते हैं। तो प्रवाह कैसे मापते हैं? जो प्रवाह के चर होते हैं
वो किसी समयावधि में मापे जाते हैं। जैसे मान लीजिए T1 को हम समयावधि का आरंभ कहेंगे और T2 को हम समयावधि का अंत कहेंगे, T फॉर टाइम। तो आरंभ और अंत के बीच में यहाँ पे कुछ चेंजेस या परिवर्तन हुए होंगे। ये परिवर्तन प्रवाह को दर्शाते हैं। जैसे मेरी इनकम, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करती हूँ तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो पहला महीना होगा, हमारे यहाँ अप्रैल होता है, वहां से मैंने आय को अर्जित करना आरंभ किया, और जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होगा वहां तक मैंने आय अर्जित की। तो टोटल अप्रैल और आखिरी महीना मार्च के बीच में मेरी आय में कितना परिवर्तन हुआ। निरंतर हर महीने मेरे पास आय आती जा रही है, दैट मीन्स वो प्रवाह को दर्शाती है। तो प्रवाह हमेशा किसी समयावधि के बीच में मापा जाता है, दैट मीन्स एक समय बिंदु तथा दूसरे समय बिंदु के बीच में जो परिवर्तन होता है वो प्रवाह को दर्शाता है। प्रवाह और स्टॉक के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए हम इन स्लाइड्स को देखेंगे। स्टॉक और प्रवाह के बीच में अंतर को हम इस एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट सर्कल में दिया है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक मेरे बैंक खाते में जमाएं। ये एग्जाम्पल प्रवाह चर का है। क्यों? क्योंकि इसमें एक समयावधि के बीच में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। पहली समय बिंदु हुआ 1 अप्रैल, दूसरा समय बिंदु है 31 दिसंबर। इन दो समय बिंदु के बीच में जो अवधि है, उस अवधि में मेरे बैंक खाते में होने वाली जमाओं का परिवर्तन। इसका अर्थ क्या है? समय अवधि के बीच में जो भी परिवर्तन है उसे दर्शाया गया है, अतः यह प्रवाह चर है। दूसरी ओर दूसरे सर्कल में देखेंगे, इस एग्जाम्पल में 31 दिसंबर को मेरे बैंक खाते में जमा, यह स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक समय बिंदु दिया गया है और समय का वह बिंदु है 31 दिसंबर। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर दिन में मेरे अकाउंट में कितना पैसा है वो स्टॉक को दर्शाता है, क्योंकि इसे एक समय बिंदु पर मापा गया है। स्टॉक और प्रवाह में अंतर को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वर्ष 2019 के दौरान जन्म, तो इसमें क्या है, एक समयावधि दर्शाई गई है। वो समयावधि क्या है? पूरा 2019 का पूरा वर्ष, जिसका आरंभ हुआ 1 जनवरी 2019 और जिसका अंत हुआ 31 दिसंबर 2019। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच में बहुत सारी जन्म हुआ और उन जन्म के कारण जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। क्योंकि ये समयावधि के बीच में मापा जा रहा है, इसलिए ये प्रवाह चर है। दूसरे में 31 दिसंबर को जनसंख्या, यह स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इस दिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर या एक किसी समय बिंदु पर कितनी जनसंख्या है वह स्टॉक को दर्शाती है। स्टॉक और प्रवाह चर में अब हम कुछ अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर है, स्टॉक चर वह चर होते हैं जिनका माप एक समय बिंदु पर किया जाता है। दूसरी ओर प्रवाह चर वे चर होते हैं जिनका माप एक समयावधि में किया जाता है। स्टॉक चर में समय का आयाम नहीं होता, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। अगर एक समय अभी इस समय है तो फिर उस पर्टिकुलर टाइम पर ही हम उस चीज को मापेंगे, ना आगे ना पीछे। प्रवाह चर में समय का आयाम होता है। इस समय का आयाम चाहे 1 घंटा, चाहे 1 दिन, चाहे 1 हफ्ता या फिर वर्ष भी हो सकता है, या कोई भी समय की सीमा हो सकती है। तो समयावधि के अंदर प्रवाह चर को मापा जाता है, इसलिए ये समय का आयाम इसमें होता है। इसे 2 समय बिंदुओं के बीच में मापते हैं।
स्टॉक चर स्थिर अवधारणा है क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। दूसरी ओर प्रवाह चर गतिशील अवधारणा है क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है समयावधि के बीच में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड कर लेते हैं। तो स्टॉक चर में के एग्जाम्पल्स पहले पढ़ते हैं। 31 मार्च 2020 को देश की जनसंख्या, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है। 31 मार्च को जितनी होगी उतनी ही होगी, ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम होगी। भारत में मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई, जितना नोट और सिक्के हैं जितना होंगे उतने ही, उससे ना ज्यादा उससे कम, उससे अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेरी संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति। मेरी संपत्ति जैसे मेरा घर है तो मेरे पास एक ही घर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस समय मेरे पास एक घर है, तो फिर मेरी संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं, वो सिर्फ इस समय जितनी है उतनी ही है। उसी तरीके से राष्ट्र की संपत्ति भी। अब प्रवाह चर के हम एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होती है बर्थ के कारण, जन्म के कारण। तो फिर जैसे जैसे जन्म में वृद्धि होगी वैसे वैसे जनसंख्या में भी वृद्धि होती जाती है। तो ये क्योंकि एक समयावधि के दौरान होता है इसलिए प्रवाह चर है। वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय भी हम एक समयावधि में करते हैं, जैसे एक लेखा वर्ष में, तो ये भी प्रवाह चर है। मेरी आय भी लेखा वर्ष में हुई। लेखा वर्ष के जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि फर्स्ट मंथ में भी मेरी सैलरी आ रही है, सेकंड में भी आ रही है, थर्ड में अभी आ रही है और लास्ट मंथ में भी आएगी। दैट मीन्स कि प्रत्येक माह मेरी सैलरी आ रही है, इनकम में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। और इसी तरीके से राष्ट्रीय आय भी प्रवाह चर है। अब हमने जैसे देखा कि भारत में मुद्रा पूर्ति क्या है, स्टॉक चर है क्योंकि इसे एक समय बिंदु पर मापा जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में मुद्रा पूर्ति को किस प्रकार से मापते हैं। इसके जो मापने के तरीके हैं M1, M2, M3, M4, इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब हमें ये पता चल गया है कि मुद्रा पूर्ति क्या होती है। वो स्टॉक होता है मुद्रा का किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में। तो हमारे देश में इस मुद्रा पूर्ति के या मुद्रा के स्टॉक को मापने के लिए कुछ मेजर्स हैं, कुछ मापदंड हैं जिनका प्रयोग आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो इन्हें डिस्कस करने से पहले एक हम थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। भारत में मुद्रा पूर्ति की माप की जो ट्रेडिशन है वो 1935 से स्टार्ट हुआ है, जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी। उसके बाद बहुत सारे, क्योंकि इकोनॉमी में भी चेंजेस होते रहते हैं और मॉनेटरी जो हमारे फैक्टर्स हैं उनमें भी विकास होता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसमें जो माप के तरीके हैं उसमें रिवीजन होना आवश्यक हो जाता है। और इसके लिए हमारे देश में कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं आरबीआई के द्वारा। तो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप 1961 में बनाया गया था, जिसे पहला वर्किंग ग्रुप कहते हैं। इसने मुद्रा पूर्ति के मापन के कुछ तरीके बताए थे, जिसमें बेसिकली हम ट्रांजैक्शन मनी या फिर करेंसी और मांग जमा को ही शामिल करते थे। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता गया, ये जो मेजर्स हैं वो थोड़े इनसफिशिएंट लगने लगे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्किंग ग्रुप बनाया गया 1977 में। 1977 में इन्होंने 4 मेजर्स बताए थे, M1, M2, M3 और M4। इन चारों मेजर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे और आज भी आरबीआई के द्वारा ये 4 मेजर्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद 1998 में वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई, दैट मीन्स मनी सप्लाई पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया, जिसने कुछ और विस्तृत मापदंड बताए हैं। उन मापदंड को हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा थर्ड वर्किंग ग्रुप था वो WG वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई, ये 1998 में इसका निर्माण, ये जो वर्किंग ग्रुप है उसकी स्थापना की गई थी। तो अब हमारे यहाँ आज भी जो मुद्रा पूर्ति के जो माप फॉलो किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, वो है M1, M2, M3, M4। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि M1 क्या होता है। M1 को विनिमय मुद्रा भी कहते हैं
और ये सबसे संकीर्ण मुद्रा होती है, इसको संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम नैरो मनी कहते हैं, दैट इज नैरो मनी। ये नैरो मनी आसानी से हम विनिमय के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको विनिमय मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट लिक्विड होती है, सबसे अधिक तरल होती है, सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है। तरल का मतलब है कि हम उस मुद्रा को कितनी आसानी से वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके घटक देखते हैं, M1 के कंपोनेंट्स या घटक क्या हैं। सबसे पहले लोगों के पास करेंसी, तीन चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। पहला है लोगों के पास करेंसी, दूसरा है वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाएं, और तीसरा है आरबीआई, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो हम भारतीय रिजर्व बैंक, मैं शॉर्ट में आरबीआई लिख रही हूं, आरबीआई की अन्य जमाएं। ये तीनों मिलाकर हमारे यहाँ M1 की माप होती है, जिसे हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं लोगों के पास करेंसी। इसको हम सबसे पहले कैसे डिनोट करते हैं M1 को। लोगों के पास करेंसी को हम डिनोट करेंगे CU से, प्लस वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाएं। ये मांग जमाएं होती है शुद्ध मांग जमाएं, मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देती हूँ, शुद्ध। वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं को हम DD से डिनोट करेंगे, तथा आरबीआई की अन्य जमाओं को हम OD से डिनोट करेंगे। तो M1 में ये तीन चीजें शामिल होती हैं, CU, DD और OD। अब सबसे पहले देखते हैं करेंसी विद, CU को इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी विद पब्लिक। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। करेंसी विद पब्लिक यानी कि हमारे और आपके पास जो मुद्रा होती है, हमारे जो वॉलेट में, पर्स में जो मुद्रा रखते हैं, उसे बोलते हैं करेंसी विद पब्लिक। इसमें क्या चीजें हम अपने पर्स में रखते हैं, नोट रखते हैं, फिर सिक्के रखते हैं। दो तरीके के सिक्के हमारे पास होते हैं, एक होता है रुपी कॉइन या रुपया, सिक्कों में पहला हो गया रुपया सिक्का, और दूसरा होता है छोटे सिक्के, स्मॉल कॉइन्स बोलते हैं, छोटे सिक्के। ये तीन चीजें हम अपने पर्स में नोट भी रखते हैं, हम अपने पर्स में सिक्के भी रखते हैं, जिनका प्रयोग हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। नोट किसी भी डिनोमिनेशन से के हो सकते हैं। हमारे यहाँ इस समय जो सबसे छोटा नोट है वो 1 रुपये का है, और सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो है वो है 2000 का नोट। तो नोट भारत सरकार भी जारी करती है और आरबीआई भी जारी करती है। भारत सरकार 1 रुपए का नोट जारी करती है। अगर आप 1 रुपए का नोट देखेंगे तो उस पे भारत के फिनेंस सेक्रेटरी या वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, जबकि 2 रुपए से लेकर 2000 तक के सभी नोट आरबीआई के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, और इसीलिए उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो यहाँ पे नोट कौन जारी करता है? पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। किस चीज का नोट जारी करती है? ₹1 का। और आरबीआई जारी करता है नोट 2 रुपए से लेकर, 2 रुपए के नोट से लेकर, इस समय हमारे यहाँ हाईएस्ट डिनोमिनेशन है इस समय 2000 का। तो भारत सरकार 1 रुपए का नोट जारी करती है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, वो 2 रुपए से 2000 के नोट जारी करता है।
अब सिक्के, मैं इसको रब कर देती हूँ, नोट, सिक्के चाहे वो छोटे सिक्के हो या रुपी कॉइन हो, इन दोनों को जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। 1906 में एक कॉइनेज एक्ट बना था। उस कॉइनेज एक्ट मतलब सिक्के को बनाने के अधिकार का जो एक्ट बना था, उसके अंतर्गत भारत सरकार के पास सोल अथॉरिटी होती है सिक्कों को बनाने की। तो भारत में भारत सरकार के 4 मिंटिंग सेंटर्स है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, और इसके बाद इन सिक्कों की सप्लाई भारत सरकार रिजर्व बैंक को करती है, और रिजर्व बैंक फिर इसे अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करता है। तो इस प्रकार से M1 का पहला घटक है करेंसी विद पब्लिक, हमारे और आपके पास जो करेंसी नोट और सिक्के होते हैं। और ये नैरो मनी में इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि सिक्कों और नोट जो भी है हम रेडीली यूज कर सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए। अब इसका दूसरा घटक है कमर्शियल बैंकों की मांग जमाएं। इसमें एक चीज मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना भूल गई, कमर्शियल या वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों की मांग जमाएं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देती हूँ। ये मांग जमाएं किसकी होनी चाहिए? लोगों की, पब्लिक की। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट होता क्या है। मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है मांग जमाएं। डी फॉर डिमांड, डी फॉर डिपॉजिट। डिमांड मीन्स मांग और डिपॉजिट मीन्स जमाएं। तो ये क्या है? मांग जमाएं होती हैं। मांग जमाएं क्या होती हैं? जिन्हें हम बैंकों से मांग सकते हैं, चाहे वो एटीएम से, चाहे वो चेक से। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, तो मैं क्या करूंगी? अगर मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं एटीएम जाऊंगी, एटीएम कार्ड से निकाल लूंगी। मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं बैंक से जाऊंगी, चेक करूंगी, चेक लिखूंगी और वहां से निकाल लूंगी। और अब तो डिजिटल जमाना आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम तो कोई सामान खरीदना होता है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है, तो डायरेक्ट हम अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी पैसा दे सकते हैं। तो मांग जमाएं भी नैरो मनी में ही आते हैं, M1 में आते हैं, क्योंकि इनका हम रेडीली प्रयोग करके, आसानी से प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इनमें 2 तरीके के अकाउंट आते हैं। मांग जमाएं क्या होती है? हमारा और आपका अकाउंट है जो हम बैंक के पास खोलते हैं। तो इसमें 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है बचत जमाएं। बचत जमाएं क्या होती है? वो जमाएं जो हम और आप अपने बैंकों में जमा करते हैं। और दूसरी जमाएं होती है चालू खाता जमाएं। चालू खाता मोस्टली बिजनेस पर्सन्स खोलते हैं, जिन्हें दिन में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। इस पे कोई ब्याज दर नहीं मिलती है, बल्कि इसके लिए बैंक थोड़ा सा शुल्क ही चार्ज करता है। तो जबकि बचत जमाओं में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए इसे हम जितना चाहे उतना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस पर हमें ब्याज भी मिलता है। लेकिन ये दोनों ही जमाएं, भले ही वो चालू खाता जमा हो या फिर बचत जमाएं हो, इन दोनों जमाओं से पैसा हम जब चाहे निकाल सकते हैं। 3 तरीके होते हैं, एक एटीएम होता है, एक चेक होता है, और तीसरा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें डीडी में एक चीज हमें ध्यान रखनी है, मांग जमाएं किसकी होंगी? ये मांग जमाएं लोगों की होंगी। जो बैंकों की मांग जमाएं होती हैं, ये डीडी के, यहाँ पे डीडी के 2 भाग होते हैं। एक तो डीडी मतलब हमारी जो मांग जमाएं हैं बैंकों के पास जितने खाते हैं उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं, एक लोगों के खाते होते हैं, दूसरा अंतर बैंक या फिर हम कहेंगे दूसरे बैंकों के खाते। दूसरे बैंकों के खाते मतलब मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक में मेरा भी अकाउंट है, तो वो अकाउंट किस हेड में आएगा? लोगों के खाते। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में अन्य बैंकों के खाते भी हैं, जैसे SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यस बैंक,
HDFC बैंक, IDBI बैंक, इनके खाते भी पंजाब नेशनल बैंक में है। तो जब हम DD की गणना करेंगे तो फिर हम सिर्फ इसको ही इंक्लूड करेंगे, इनको, इस चीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाएं शुद्ध होती है। कौन सी मांग जमाएं? लोगों की मांग जमाएं। अब इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है ओडी। ओडी मतलब ये अदर डिपॉजिट्स, ओ फॉर अदर, डी फॉर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स होती है अन्य जमाएं। ये अन्य जमाएं होती हैं भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक में 3 प्रकार की जमाएं हैं जो शामिल होती हैं। पहली जमा है जो विदेशी बैंक होते हैं, विदेशी केंद्रीय बैंक होते हैं, तथा विदेशी सरकारों की जो जमाएं होती हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पास, वो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो कौन सी चीज? विदेशी बैंक, केंद्रीय बैंक तथा विदेशी सरकारों की जमाएं। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का बैंक है, या फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का बैंक है। अगर इनकी अकाउंट्स, इनका पैसा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा है तो ये ओडी में शामिल किया जाएगा। उसी तरीके से यदि यूएस की गवर्नमेंट ने या जापानीज गवर्नमेंट का अकाउंट हमारे भारत सरकार, हमारे आरबीआई के पास है, तो वो भी ओडी में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण क्या हो गया? जापानी सरकार तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये हमारा यूनाइटेड किंगडम का बैंक है। अब दूसरी जमाएं हमारी ओडी में जो इंक्लूड की जाती हैं वो होती हैं हमारे ही देश के जो वित्तीय संस्थान हैं, वित्तीय संस्थान, इनकी जमाएं, ये वित्तीय संस्थान कौन होते हैं? ये वित्तीय संस्थान बैंक नहीं होते हैं, बल्कि वित्तीय संस्थान होते हैं, जैसे IFCI, नबार्ड, IFCI, नबार्ड एटसेट्रा। दैट मीन्स इनका जनता के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं। तीसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संस्थान, जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। जैसे मैं इधर एग्जांपल लिख दे रही हूं, IBRD। IBRD को हिंदी में IBRD को शॉर्टकट में वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनका भी जो पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, इनका जो अकाउंट होता है, इसे भी हम ओडी में शामिल करते हैं। तो ओडी में हम ये 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। हालांकि ओडी बहुत थोड़ा सा भाग होता है, 0.3% होता है टोटल जमाओं का, तो इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। अब 2 ऐसी चीजें हैं जो हम ओडी में शामिल नहीं करेंगे। तो वो कौन सी 2 चीजें हैं जो हम सम्मिलित नहीं होंगी ओडी में? नहीं होंगी। 2 चीजें हैं। पहला है हमारे जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंकों की जमाएं, वाणिज्यिक बैंकों की जमाएं। जितने भी बैंक्स होते हैं, उन सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमाएं CRR या कैश रिजर्व रेशियो के बीच में के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा होती हैं। जैसे SBI का कुछ पैसा आरबीआई के पास होगा, पंजाब नेशनल बैंक का कुछ पैसा आरबीआई के पास होगा, वो हम इसमें ओडी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वाणिज्यिक बैंकों की जमाएं। दूसरा है जो चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, यह है भारत की जो केंद्र सरकार है, केंद्र तथा राज्य सरकारों की जो
राज्य सरकारों के जो जमाएं होती हैं। जैसे अगर हमारी केंद्र सरकार की जमा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है, केंद्र सरकार का तो सारा ही पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही जमा होता है, वहीं पे अकाउंट होता है, वहीं से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो जमाएं इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। बहुत सारे हमारे यहाँ जितने राज्य हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार है, तमिलनाडु सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, ये सारी सरकारों की जमाएं भी आरबीआई के पास होती हैं, इन्हें हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। M1 में सबसे पहला हमारे माप करने का तरीका है M1। इसे हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी घटक हैं उनका हम तुरंत प्रयोग करके वस्तुओं सेवाओं का विनिमय कर सकते हैं। हमारे पास करेंसी है, हम तुरंत मार्केट से सामान खरीद सकते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है तो उसका प्रयोग करके भी, अगर हम कैश नहीं ले गए हैं, मान लीजिए हमको 1 लाख की चीज खरीदनी है, हम अकाउंट से तुरंत डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर से भी कर सकते हैं जो डिजिटल मोड है, दूसरा हम चेक को इश्यू करके भी कर सकते हैं, इसीलिए इसे संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। हमारे देश में मुद्रा के माप का जो दूसरा तरीका है वो है M2। मुद्रा पूर्ति को दूसरे तरीके से जो मापा जाता है वो है M2। M1 M2 में M1 के सारे घटक होते हैं, सारे घटक मतलब CU, DD और OD। करेंसी विद पब्लिक यानी लोगों के हाथ में मुद्रा, बैंकों की मांग जमाएं तथा आरबीआई की अन्य जमाएं। इसके अलावा इन घटकों के अलावा, ये 3 चीजों के अलावा M2 में पोस्ट ऑफिस की भी मांग जमाएं होती हैं। जैसे हम बैंकों में खाता खोलते हैं उसी तरीके से हम पोस्ट ऑफिस में भी अपना खाता खोल के पैसा जमा कर सकते हैं। तो वो वाली जो मांग जमाएं होंगी वो इसमें इंक्लूड होंगी। इसका इस M2 के जो हमारा जो तरीका है अलग M1 से अलग क्यों है, हमें 2 अलग अलग तरीके निकालने की आवश्यकता क्यों थी। M1 अलग है उसमें भी मांग जमाएं हैं और M2 अलग है उसमें भी मांग जमाएं हैं, तो हमने इसे अलग क्यों किया? क्योंकि पोस्ट ऑफिस की मांग जमाओं को हम चेक के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। हम ऐसा नहीं हो सकता हमने पोस्ट ऑफिस का चेक किसी को दिया और वहां पे पेमेंट हो गया, वो हमें पोस्ट ऑफिस में जाके ही निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स जो बैंकों की मांग जमाएं हैं उससे कम तरल होती है पोस्ट ऑफिस की मांग जमाएं। तो इसीलिए M2 M1 से अधिक विस्तृत अवधारणा है M1 और M2 M1 से कम तरल होती है क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस की मांग जमाओं को वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए उतनी आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है M3। M3 को हम ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा कहते हैं। और ये विस्तृत मुद्रा हमारी जो बैंक होते हैं उन बैंकों की सभी प्रकार की मांग जमाओं को इंक्लूड करती है। इसमें पोस्ट ऑफिस की कोई जमा नहीं होती है लेकिन बैंकों की सभी जमाओं को वो इंक्लूड करती है। तो विस्तृत मुद्रा कहते हैं और इसका डेटा जो आरबीआई पब्लिश करती है वो हर 15 दिन के बाद इसका डेटा रिलीज करती है और इसी को बेसिकली आरबीआई हमारे यहाँ जो मॉनेटरी बेस की जो गणना की जाती है वो M3 के आधार पर ही की जाती है और इसीलिए हर 15 दिन पर आरबीआई इसका जो डेटा होता है सब बैंकों से कलेक्ट किया हुआ उसे पब्लिश करती है। हम और ये डेटा अभी हम देखेंगे भी बाद में। नाउ M3 के घटक क्या हैं? M3 के घटक में आ जाता है सबसे पहले M1, फिर वही M1। दैट मीन्स हमने जितनी चीजें M1 में जोड़ी थी वो सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें? CU, DD, OD, शॉर्टकट ही लिख रही हूं। ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। हमारे आपके पास मुद्रा, हमारी बैंकों में मांग जमाएं तथा
आरबीआई की अन्य जमाएं। इसके अलावा जो उसमें इंक्लूड होता है वो होता है वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाएं। सावधि जमाएं। सावधि जमाएं वे जमाएं होती हैं जिन्हें किसी टाइम पीरियड के लिए फिक्स किया जाता है। इसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। हम लोग एफडी खरीदते हैं बैंक्स में, तो उसमें क्या होता है, कुछ समय सीमा के लिए हमारा पैसा एफडी में ब्लॉक हो जाता है, हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाओं का मतलब है कि जो भी जमाएं ब्लॉक हो जाती हैं कुछ समय सीमा के लिए। इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो 7 डेज होता है और मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 10 ईयर्स। तो हम जो एफडी खरीदते हैं, हम 7 दिन के लिए भी एफडी खरीद सकते हैं और हम एफडी 10 साल के लिए भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये एफडी या ये वाली जो सावधि जमाएं होती हैं, इनकी तरलशीलता कम होती है। क्यों? मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है, वो 10,000 रुपए की मैंने एफडी खरीद ली 3 साल के लिए। अब क्या होगा, 3 साल तक मैं उस पैसे को यूज नहीं कर पाऊंगी। आज मैंने एफडी खरीदी, मेरा पैसा वो ब्लॉक हो गया। उसके बाद अब मुझे वो पैसा तभी मिलेगा जब वो एफडी मैच्योर होगी 3 साल के बाद। इसका मतलब वो 3 साल के लिए तो हम उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इसे विस्तृत मुद्रा के अंतर्गत आता है। इसे हम कम तरलशील होती है, M2 और M1 से कम तरल होती है, क्योंकि हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मुद्रा हमारी ब्लॉक हो जाती है। हम इस पैसे को चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा और कुछ पेनल्टी चार्ज की जाती है। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट जो उस पर मिल रहा होता है, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एफडी पर। तो इंटरेस्ट रेट अगर हमें मिल रहा होता है तो वो इंटरेस्ट रेट हमारा काट लिया जाता है। तो इसीलिए सावधि जमाएं हमारी अलग से जोड़ी गई हैं M3 में, और इसीलिए विस्तृत मुद्रा है, क्योंकि हमारा पैसा इसमें ब्लॉक हो रहा है और ये कम तरल होती है। कम तरल का मतलब वस्तुओं सेवाओं को हम रेडीली परचेज नहीं कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में जब मॉनेटरी बेस की गणना करता है तो M3 की द्वारा ही करता है। M3 में एक चीज और, ये कौन सा फंक्शन कर रहा है, हमने अभी मनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। एक फंक्शन पढ़ा था मूल्य का संचय। तो यहाँ पे हम क्या कार्य कर रहा है एफडी, मूल्य के संचय का। दैट मीन्स 10,000 रुपए मैंने अगर आज एफडी खरीदी, दैट मीन्स आज हमने अपनी क्रय शक्ति को ब्लॉक कर दिया है, हम उसे नहीं खरीद रहे, परचेजिंग पावर हमारी ब्लॉक हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति को हमने वो 3 साल बाद के लिए हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस 10,000 के मूल्य को संचित करके रखा है एफडी के रूप में, जिसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए M3 मूल्य के संचय कार्य पर आधारित होती है। नेक्स्ट है हमारा M4। M4 में M3 के सारे घटक आ जाते हैं। M3 में हमने 4 घटक देखे, पहले 3 तो हमारे M1 के ही हैं, दैट इज CU, DD और OD। लास्ट में हमारा क्या है, सावधि जमाएं। और ये सावधि जमाएं किसकी थी, बैंकों की। जब हम M4 की गणना करते हैं, ये सबसे अधिक विस्तृत होती है और सबसे कम तरल होती है। जब हम M1 से M4 की तरफ बढ़ते हैं तो M1 सबसे अधिक तरल होती है, M2 उससे कम तरल होती है, क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस की मांग जमाओं का आसानी से नहीं यूज कर सकते। M3 उससे भी कम तरल होती है, क्योंकि सावधि जमाओं में हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, और M4 उससे भी कम तरल होती है। तो M4 में M3 के जितने भी सारे हमारे ये 4 कंपोनेंट्स है वो इंक्लूड होते हैं, प्लस पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं भी इंक्लूड होती हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं, पोस्ट ऑफिस की भी दो तरीके के अकाउंट्स खोलते हैं। एक होगा मांग जमाएं, जो हमारे और आपके अकाउंट होंगे, जिन्हें हम जब भी चाहे मांग सके। दूसरा, पोस्ट ऑफिस भी सावधि जमाएं देता है। सावधि जमाएं मतलब होता है कि फिक्स डिपॉजिट हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी खरीद सकते हैं।
तो ये सारी जमाएं पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं इंक्लूड होती हैं। इसमें हमें ध्यान रखना होगा, ये एक एनएससी होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये नहीं इंक्लूड होता है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट छोड़कर इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ये परमानेंट नहीं होता है और इसमें काफी समय के लिए 5 वर्ष या 10 वर्ष के लिए से पैसा ब्लॉक होता है। तो पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं, मांग जमाएं और सावधि जमाएं, तथा बैंकों की सभी जमाएं, मांग जमाएं और सावधि जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं और लोगों के पास जितनी भी करेंसी है, ये मिलाकर हमारा M4 होता है। अगर हम लिक्विडिटी टर्म्स में कहें तो M1 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, M2 से ज्यादा है, M2 से ज्यादा M3 की जो है, M2 की M3 से ज्यादा है और M3 की M4 से ज्यादा है। तो सबसे अधिक लिक्विड ये होता है, सबसे आसानी से वस्तुओं सेवाओं को परचेज हम इससे कर सकते हैं और सबसे कम प्रयोग हम इसका करते हैं। भारत में मुख्यतः जो हमारा बैंक, रिजर्व बैंक जो डेटा रिलीज करता है वो M1 का रिलीज करता है और M3 का करता है। M2 और M4 का डेटा रिलीज नहीं होता, इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है। इसके अलावा एक और डेटा रिलीज करता है M0, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं उच्च शक्तिशाली मुद्रा, इंग्लिश में बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। उच्च शक्तिशाली मुद्रा, इसका इंग्लिश का टर्म आपको सुना सुना लग रहा होगा, हाई पावर्ड मनी। इसको हमारे देश में M0 से डिनोट करते हैं और ये वाला डेटा हर 7 डेज या वीकली बेसिस पर RBI पब्लिश करती है M0 को। इसे रिजर्व मुद्रा भी कहते हैं। ये कौन सी मुद्रा होती है? रिजर्व मुद्रा कहते हैं और ये मुद्रा बनाई जाती है RBI और भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार क्या बनाती है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, भारत सरकार 1 रुपए का नोट और क्वाइंस बनाती है। तो इसमें क्या होगा, ₹1 नोट प्लस क्वाइंस। और RBI क्या बनाती है, ₹2 से ₹2000 तक के नोट। तो फिर हाई पावर्ड मनी क्या चीज इंक्लूड करती है? हाई पावर्ड मनी किस चीज से बनती है? हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड होता है सिर्फ और सिर्फ नोट और सिक्के। तो ये मुद्रा उत्पादित की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार के द्वारा। इसे रिजर्व मुद्रा इसलिए कहते हैं और इसे बेस मुद्रा भी कहते हैं। और उच्च शक्तिशाली, इसमें इतनी शक्ति होती है। शक्तिशाली मुद्रा क्यों कहते हैं? इसमें इतनी शक्ति होती है कि भारत में मुद्रा पूर्ति को जितना भी ये दोनों रिलीज किए गए हैं, इनके बेसिस पर मुद्रा पूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि करती है। क्योंकि हमने M1 में देखा था, M1 इज इक्वल टू CO प्लस DD प्लस OD। तो ये जो DD वाला पोर्शन है, इसका निर्माण हाई पावर्ड मनी के आधार पर ही होता है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को पढ़ेंगे, साख निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उस समय हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए, इसको उच्च शक्तिशाली मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे DD बढ़ता है और DD बढ़ेगा तो पूरी की पूरी M1 बढ़ेगा और M1 बढ़ेगा तो फिर मुद्रा पूर्ति बढ़ती है। इसके घटक होते हैं, अब इसके घटक देख लेते हैं। हमारे देश में इसको हम H से डिनोट करते हैं। आपके इकोनॉमिक्स की बुक्स में अभी भी और हायर क्लास से भी पढ़ेंगे तो हर जगह ये H से डिनोट होता है। भारत सरकार इसे M0 से डिनोट करती है और इसके जो घटक होते हैं वो सबसे पहले है करेंसी, किसके पास? लोगों के पास। दैट मीन्स जो अभी हमने M1 में पढ़ा था कि हमारे और आपके पास जो नोट और सिक्के होते हैं उसे हम करेंसी कहते हैं। प्लस बैंकों के पास भी कुछ करेंसी होती है। जैसे अगर मेरे पास 1000 रुपए कैश में है, वो 1000 रुपए मैं अगर अपने SBI में जमा करके आई तो क्या होगा, वो करेंसी होगी।
तो बैंक, इसके अलावा आरबीआई के पास भी करेंसी होती है। तो जितनी भी करेंसी, दैट मीन्स करेंसी में दो चीजें आती हैं, नोट और सिक्के। तो जितने नोट और सिक्के बैंकों के पास होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, बैंकों के पास नकद जमाएं। और तीसरी चीज जो उसमें इंक्लूड होगी वो आरबीआई की अन्य जमाएं, जिसको हम शॉर्ट में ओडी ही लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी इस ओवरऑल M0 का बहुत छोटा पार्ट होता है, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होता। बहुत सारी बुक्स में आप सिर्फ करेंसी लोगों के पास और बैंकों के पास नकद जमा ही देखेंगे, लेकिन अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे आपको ओडी भी नजर आएगा। कुछ हाई क्लास की बुक्स में ओडी गिवन होगा आरबीआई की अन्य जमाओं में, लेकिन ज्यादातर बुक्स में पहले खाली करेंसी लोगों के पास और बैंकों के पास मांग जमा ही आपको मिलेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओडी हटाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है, 0.3% होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स अगर 100 रुपए के नोट हैं, मतलब 100 रुपए की अगर हमारे पास हाई पावर्ड मनी है तो उसमें 97.07 है, वो कहाँ होगा, वो नोट और सिक्के होंगे। बाकी जो बचा हुआ 0.3% है वो ओडी होगा। इसके बाद हमारा हमारे ये होता है कि हमारी आवश्यकता क्या होती है, महत्व क्या होता है। हम इन चीजों को M1, M2, M3 के आधार पर आरबीआई ये अलग अलग तरीके निकालता है। क्यों? क्योंकि सब चीजों के घटक अलग होते हैं। मान लीजिए हमारे देश में M1 बढ़ रहा है तेजी से, तो क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा, लोग विनिमय अधिक कर रहे हैं, लोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की प्लानिंग अधिक कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए M3 में जो समयावधि, जो टाइम डिपॉजिट, जिसको हम बोलेंगे सावधि जमाएं जो थी, ये वाला अगर हमारा कंपोनेंट बढ़ा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू, लोग खर्चा कम करना चाह रहे हैं, लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? अगर M3 में ये वाला फैक्टर, ये वाला जो घटक है ये बढ़ा है ज्यादा तेजी से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, टाइम डिपॉजिट का मतलब है हम बचा रहे हैं पैसे, हम अभी नहीं यूज करें, परचेसिंग पावर को फ्यूचर में यूज करेंगे, तो आज हमारी आज जो कंजम्पशन या उपभोग की जो दर होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार ने जो पॉलिसी निर्माण करना होता है, इसके लिए सरकार को आवश्यक होता है कि वो अलग अलग घटक देखे कि अर्थव्यवस्था में किस चीज में किस प्रकार से कौन सी मुद्रा पूर्ति के कौन सा घटक अधिक बढ़ रहा है, कौन सा कम बढ़ रहा है। अब हम कुछ स्लाइड्स में देखते हैं कि किस प्रकार से भारत सरकार आरबीआई डेटा पब्लिश करती है M1, M0, M3 आदि का। यह चार्ट मॉनेटरी एग्रीगेट्स में प्रत्येक वर्ष होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है। ये परिवर्तन प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। इसमें कुछ वैल्यूज में देखिए कोई साइन नहीं लगा है और कुछ वैल्यूज में माइनस का साइन लगा है। तो जिन वैल्यूज में कोई साइन नहीं लगा है उसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स वो वृद्धि को दर्शा रही हैं। दूसरी ओर जिन वैल्यूज में माइनस का साइन लगा है इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यूज हैं और वो कमी को दर्शा रही हैं। तो हम देखेंगे वर्ष 2019-20 में उन वेरिएबल्स में क्या चेंजेस हुए हैं जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो पहला है करेंसी इन सर्कुलेशन की कितनी मुद्रा प्रचलन में है, उसमें 11.9% की वृद्धि हुई है। थर्ड रो में देखिए करेंसी विद पब्लिक यानी कि लोगों के हाथ में मुद्रा, ये M1 का पहला घटक था और रिजर्व मनी का भी पहला घटक था, इसमें 11.8% की वृद्धि हुई है। थर्ड लास्ट रो देखिए रिजर्व मनी M0 से दर्शाई गई है, जिसे हम उच्च शक्तिशाली मुद्रा हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं और बेस मनी भी है, इसमें 13.2% की वृद्धि हुई है। नैरो मनी M1 में 12.5% की वृद्धि हुई है, ब्रॉड मनी M3 में 10.4% की वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं जो डेटा दिया गया है उसमें फोर्थ कॉलम देखिए 2016 और 17 का, इसमें 4 वैल्यूज हैं जो नेगेटिव हैं, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन में 19.7% की कमी हुई,
नेगेटिव वैल्यू कमी को दर्शा रहा है। करेंसी विद पब्लिक यानी कि लोगों के हाथ में मुद्रा में भी -20.8 है, दैट मीन्स उसमें 20.8% की कमी हुई। रिजर्व मनी नीचे से थर्ड रो देखिए, उसमें 12.9% की कमी हुई और नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा में भी 3.9% की कमी हुई है। तो ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ये वैल्यूज घट गई? दैट मीन जितनी मुद्रा थी, जितनी नोट हमारे पास थे, उससे वो नोटों में कमी आ गई, उस करेंसी के मूल्य में कमी आई। क्योंकि उस वर्ष नवंबर 8 तारीख को हमारे यहाँ 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया था, उनका विमुद्रीकरण किया था। दैट मीन्स वो जो करेंसी पुराने वाले जो 500 के और 1000 के नोट थे, वो अब वैलिड नोट्स नहीं रहे थे, उन्होंने अपना लीगल टेंडर मनी होने का अधिकार खो दिया था। अब वो मात्र एक कागज का टुकड़ा बन करके रह गए थे, हम उनसे बाजार में अब कुछ नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए जितनी करेंसी उस समय मार्केट में थी, उसमें से कुछ करेंसी तो बेकार हो गई, तो इसलिए ओवरऑल जो करेंसी का जो वैल्यू थी, संख्या थी, उसमें कमी आई, इसीलिए करेंसी इन सर्कुलेशन कम हो गया। हमारे पास जो 500 और 1000 के नोट थे करेंसी विद पब्लिक, वो इनवैलिड हो गए। मेरे पर्स में अगर 1000 रुपए का नोट था, वो इनवैलिड था, मैं उससे कुछ नहीं खरीद सकती थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे हाथ में भी जो पैसा है उसमें भी कमी आई थी। रिजर्व मनी भी सिर्फ नोट और सिक्के से ही बनता है, तो इसलिए क्योंकि 500 और 1000 के नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे, इस वजह से उसमें भी कमी आई। नैरो मनी में कमी आने का रीजन ये है क्योंकि इसका पहला घटक होता है सीयू करेंसी, दैट इज लोगों के हाथ में मुद्रा। तो जब लोगों के हाथ में मुद्रा में कमी आई तो नैरो मनी में भी कमी आई, और इसका प्रभाव अगले वर्ष भी पड़ा था 2017-18 में। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो पिछले वर्ष नेगेटिव में थे, 2016-17 में नेगेटिव में थे, 2017-18 में उनमें एकदम से जंप आया। क्यों? क्योंकि नई मुद्रा अर्थव्यवस्था में पंप इन की गई, 2000 के नए नोट आ गए, 500 के नए नोट आ गए, इसीलिए देखिए करेंसी इन सर्कुलेशन में 37% वृद्धि हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि एकदम से जो प्रचलन से बाहर मुद्रा की गई थी, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए और ज्यादा मुद्रा छापी गई। उसी तरीके से करेंसी विद पब्लिक में भी देखिए 39.2% की वृद्धि हुई, जो बहुत बड़ा वैल्यू है, और रिजर्व मनी में भी 27.3% की, और नैरो मनी में यानी संकीर्ण मुद्रा में 21.8% की वृद्धि हुई थी। तो ये डेटा रिजर्व बैंक ने एक वर्ष का दिया है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे में इस वर्ष के 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। अब ये चार्ट हम देखेंगे, जो अभी हमने डेटा पढ़ा है उसी को एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले रिजर्व मनी जो M0 है, जिसे हम उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहेंगे, इसका डेटा वर्ष 2000-2001 से दिया गया है तथा 2019-20 तक है। इसमें भी देखिए लगातार इसमें रिजर्व मनी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, लेकिन 2016-17 में देखिए ये वैल्यू नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव होने का रीजन वही था कि हमारे यहाँ 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया था। उसी तरीके से हमारे यहाँ ब्रॉड मनी जो M3 है, उसमें भी देखिए लगातार उतार चढ़ाव होते हैं। पहले आरंभ में देखिए 2004-05 तक तो बढ़ता गया था ये वैल्यू, लेकिन उसके बाद निरंतर इस वैल्यू में, इस M3 के जो मूल्य है उसमें कमी आ रही है। जो ग्रोथ की जो प्रतिशत है, देखिए ये जो दिखाया गया है आपके वर्टिकल एक्सिस पे, ये प्रतिशत वृद्धि दिखाई गई है, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। तो शुरुआत में जो M3 का ग्रोथ था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, देखिए 21%, 2004-05 तक ये 21% तक पहुंच गया था। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ में कमी आई है, 2019-20 में भी ये 11 पॉइंट समथिंग है। तो ऐसी स्थिति, तो ये दोनों ही हम दिखा रहे हैं, जो अभी हमने पीछे चार्ट पढ़ा है उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अभी तक हमने जो कंटेंट पढ़ा है उसकी एक समरी हम पढ़ लेते हैं। तो मुद्रा पूर्ति के घटक क्या होते हैं? CU प्लस DD, दैट इज लोगों के पास मुद्रा और बैंकों की मांग जमाए। भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 माप इस समय प्रचलित हैं, और ये माप 1977 के सेकेंड वर्किंग ग्रुप के द्वारा बनाए गए थे। तो इसमें सबसे पहले है M1। M1 के 3 घटक होते हैं: लोगों के पास मुद्रा,
बैंकों की मांग जमाएं और भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। M2 में M1 के सारे घटक होते हैं, दैट मीन्स लोगों के पास मुद्रा, बैंकों की मांग जमाएं और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। इसके साथ साथ डाक खाने की, दैट इज पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं भी इसमें शामिल होती हैं। M2 M1 से कम तरल है। M3 में भी M1 के सारे घटक होते हैं, CU, DD, तथा बैंकों की सावधि जमाएं, जिसको हम इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं या टाइम डिपॉजिट कहते हैं, वो भी शामिल होती हैं। M4 में M3 के सभी घटक होते हैं और इसके साथ साथ डाक खाने की भी सभी जमाएं होती हैं, लेकिन इसमें हम NSC को नहीं इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था उच्च शक्तिशाली मुद्रा, हाई पावर्ड मनी के बारे में, जिसको हमारे यहाँ रिजर्व मनी भी कहते हैं। M0 से दर्शाया जाता है और ये RBI और भारत सरकार के द्वारा बनाई गई मुद्रा होती है, जिसमें लोगों के पास जो नोट और सिक्के होते हैं तथा बैंकों के पास की नकद जमाएं शामिल होती हैं। अब हम तरलता की तुलना करते हैं, तो तरलता के M1 सबसे अधिक तरलशील होता है, क्योंकि तरलशीलता का अर्थ है कि कितनी आसानी से उसका प्रयोग करके हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। क्योंकि M1 में CU दैट इज करेंसी होती है, हमारे पास 10 रुपए का नोट है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। उसी तरीके से मांग जमा में हमारे अकाउंट में पैसे हैं, हम चाहे ऑनलाइन खरीदें चाहे चेक से खरीदें, तो सबसे अधिक M1 होता है, क्योंकि हम उससे वस्तुओं सेवाओं का विनिमय तुरंत कर सकते हैं। M2 की तरलता M1 से कम होती है, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं होती हैं, जिसे हम चेक से यूज नहीं कर सकते। M3 M1 और M2 से कम तरल होता है। क्यों? क्योंकि M3 में सावधि जमाएं होती हैं और सावधि जमाओं में कुछ समय के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है, जिनका प्रयोग हम वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए नहीं कर सकते हैं। और M4 सबसे कम तरलशील होता है, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस की भी बचत जमाएं और सावधि जमाएं शामिल होती हैं। M1 को संकीर्ण मुद्रा या संक्षिप्त मुद्रा कहते हैं, इंग्लिश में नैरो मनी कहते हैं। M3 जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जिसको माना गया है, ये प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती के जो वर्किंग ग्रुप था, उन्होंने M3 के अधिक प्रयोग के लिए कहा था, और तब से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो M3 का प्रयोग अधिकतम करता है, 15 दिन में इसका डेटा पब्लिश करता है और इसी को आधार मानता है अपनी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मात्रा को जानने के लिए। इसे ब्रॉड मनी कहते हैं या विस्तृत मुद्रा। M0 को रिजर्व मनी कहते हैं या आरक्षित मुद्रा कहते हैं, और इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसके आधार पर हमारे यहाँ मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।